हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करेजी जीएस अड्डा। तो आज हम आप लोग के लाए फ्रेंड्स स्टैटिक जीके का सेट नंबर 11। इससे पहले हम सेट नंबर 1 से लेकर 10 तक अपने चैनल पे अपलोड कर दिए। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके देख लीजिए फ्रेंड्स। ये सारे क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम है उसको देखते हुए हम जीके जीएस का सेट करा रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स तो आज फिर हम आप लोग को लाए हैं 10 क्वेश्चन लेके हैं और सेट नंबर 11 है। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो बताना आपको कि 1906 ईस्वी में स्वराज जो शब्द है इसका प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। ऑप्शन में आपको दे रखा है मोतीलाल नेहरू, बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी। तो बता दें फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं, आप लोग से ध्यान में रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो फ्रेंड्स स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था कौन? बाल गंगाधर तिलक। याद कीजिए, स्वराज को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बाल गंगाधर तिलक। लेकिन कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था कौन? दादा भाई नौरोजी। आप इसे याद रखिएगा। कब किए थे? 1906 में। और कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। और भारत के वयोवृद्ध किसे कहे जाते हैं? और क्वेश्चन बहुत बार पूछ भी ले जाते हैं कि भारत के वयोवृद्ध किसे कहा जाता है। तो दादा भाई नौरोजी को ही भारत का वयोवृद्ध कहा जाता है। आप इसे याद रखिएगा। और स्वराज शब्द का पहली बार मांग किया था 1906 में दादा भाई नौरोजी कलकत्ता अधिवेशन में। तो इतने सारे क्वेश्चन को इससे रिलेटेड आप याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारत में सती प्रथा बंद कराने में किसने सहयोग दिया है। तो फ्रेंड्स जो सती प्रथा थे उसको बंद कराने में मतलब किसने सहयोग दिए थे? ऑप्शन में आपको दिया है, ऑप्शन के हिसाब से आप मारिएगा ठीक। राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, लॉर्ड कर्जन, विवेकानंद। ये 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कि सती प्रथा जो बंद कर दिया भारत में पूरी तरह से, इसमें सबसे अधिक योगदान किसका रहा था, किसने सबसे अधिक सहयोग दिया था। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन ए हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय बहुत सारे मतलब जो समाज को सती प्रथा के खिलाफ जागरूक किए थे, बहुत सारे काम भी किए थे उसके खिलाफ। और उस समय थे जो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, और वे बाद में सती प्रथा को 1829 में मतलब भारत में पूरी तरह से बंद कर दिए थे। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और उस समय जो बड़ा योगदान था इसको बंद कराने में किसका? राजा राम मोहन राय को। आप इसे याद रखिएगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है राजा राम मोहन राय के बारे में, हम उसको बता दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है, या आधुनिक भारत का अग्रदूत या आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय को ही आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। और इन्होंने ही एक साप्ताहिक समाचार पत्र जो अखबार है इनको शुरू किए थे। कौन? संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार ये दोनों किसके हैं? तो ये राजा राम मोहन राय के ही साप्ताहिक समाचार पत्र है। आप इसे याद रखिएगा। और इन्होंने ही शुरू किया था संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार को। और इसके अलावा ब्रह्म समाज है, इनके संस्थापक भी कौन थे? राजा राम मोहन राय। तो इतने सारे क्वेश्चन को आप इससे रिलेटेड याद रखिएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। जो संविधान सभा थे जिन्होंने संविधान को बनाए थे भारत के, उनके अध्यक्ष कौन थे, आपको ये बताना है। ये पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स। हमारे एक सब्जेक्ट से 1-2 क्वेश्चन लाए हैं ताकि हमको विद एक्स्ट्रा फिट के साथ आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कराए। तो आप ऑप्शन देख लीजिए फ्रेंड्स। ऑप्शन दिया है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, KM मुंशी। तो ये 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कि संविधान बनाने वाली जो संविधान सभा है उसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। चूंकि देखिए फ्रेंड्स, हम इससे रिलेटेड और भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं, आप लोग याद से रखिएगा और ध्यान से देखिएगा। संविधान सभा है ना, तो संविधान सभा का गठन, पहला क्वेश्चन बनेगा कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। और क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा का मतलब पहला बैठक कहाँ हुआ था, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था संविधान सभा का। तो नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में हुआ। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि जो पहला बैठक हुआ था संविधान सभा का, उसमें उसका अध्यक्षता किसने किया था? पहला बैठक का मतलब संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था उसका अध्यक्षता तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को उसका अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। और सबसे वो बुजुर्ग व्यक्ति थे उस समय, और उसको अस्थायी तौर पर नामित किया गया था। अस्थायी तौर पर वो अध्यक्ष बना था। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और उसके बाद
9 दिसंबर का तो गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। जस्ट 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। किसका? संविधान सभा का। तो आप दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये दोनों को याद रखिएगा। कब बनाया गया था उसको अस्थायी अध्यक्ष? तो 11 दिसंबर 1946 को। ये सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। और जस्ट 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव मतलब पेश किए थे। कौन? डॉक्टर क्या कहते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप इसे भी याद रखिएगा। तो ये सारे क्वेश्चन संविधान सभा से रिलेटेड थे। हम बता दिए गठन कब हुआ था, उसका पहला बैठक कहाँ हुआ था, अधिवेशन कहाँ हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, बाद में किसको फिर अध्यक्ष चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब पेश किया गया, किसके द्वारा पेश किया गया, ये सभी क्वेश्चन को हम बता दिए। आप लोग याद रखिएगा। पॉलिटी से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए। क्वेश्चन है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? क्योंकि आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को, तो 1942 उस समय भारत का वायसराय कौन था? आपको ही बताना है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है एग्जाम में। ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑप्शन में आपको दिया है लिन लिथगो, विलिंगटन, वेवेल, हार्डिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लिन लिथगो, जो लॉर्ड लिन लिथगो बोलते हैं ना, लिन लिथगो, गो जाओ भारत छोड़ो आंदोलन। तो याद रखिएगा, गो से मतलब जाओ भारत छोड़ो आंदोलन। इसलिए याद रखिएगा आप लोग कि आजाद मतलब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय था लिन लिथगो, लिन लिथगो। आप इसे याद रखिएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था, उसमें ही मतलब महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। सारे क्वेश्चन को आप जानते ही होंगे, आप इसे याद रखिएगा। इसको तो याद हो गया होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन था? लिन लिथगो। और एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को, उस समय कौन था? तो डफरीन था। डफरीन के समय भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। और लिन लिथगो के समय भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। दोनों को आप याद रखिएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? यानी कि आज़ादी के समय बताना है कि भारत राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन में आपको दिया है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, जेबी कृपलानी। तो इसका आंसर बता दें फ्रेंड्स, ऑप्शन डी हो जाएगा जेबी कृपलानी। ये आज़ादी के समय भारत राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष था। कौन? जेबी कृपलानी। आप इसे याद रखिएगा, ये भी बहुत बार पूछा है। आज़ादी के समय भारत राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? लिन लिथगो। भारत राष्ट्र कांग्रेस के स्थापना के समय कौन था? डफरीन। ये सभी क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, बहुत बार पूछता भी सारे क्वेश्चन को। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो किसने किया था आपको बताना है कि बनारस हिंदू जो विश्वविद्यालय है उसका स्थापना किसने किया था। ऑप्शन में आपको दिया पंडित सुदर्शन मोहन, पंडित मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रेंड्स, पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। और क्वेश्चन पूछता है कि कब किया था? तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना कब किया था? 1916 में। कब? 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। और किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में। और इन्होंने ही यानी कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने ही 1919 से लेकर 1938 तक उसके कुलपति बने रहे। किसके? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के। कौन बने रहे थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। कब की स्थापना? 1916 में। तो ये सारे क्वेश्चन को आप इससे रिलेटेड याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन में आपको दिया गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती। ये 4 नदियां हैं। आपको बताना है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी। और फ्रेंड्स, गोदावरी नदी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और पूछते हैं एग्जाम में, हम सभी को पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग लिखा दे रहे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन बनेगा कि गोदावरी नदी निकलती कहाँ से है? तो ये त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। और ये पहाड़ी कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो त्र्यंबक पहाड़ी महाराष्ट्र से गोदावरी नदी निकलती है और गिरती कहाँ पे जाके है? तो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। इतने तो आप जान लिए। कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के त्र्यंबक पहाड़ी से। और गिरती कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर लंबाई है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? मतलब गोदावरी नदी। और उसके अलावे
क्वेश्चन पूछता है कि वृहद गंगा किस नदी को कहा जाता है। ये वृहद गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को ही वृहद गंगा कहा जाता है, या दक्षिणी गंगा गोदावरी नदी को ही कहा जाता है। इतना सारे क्वेश्चन को आप जान लिए। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि इसकी सहायक नदियों से भी क्वेश्चन पूछता है। तो हम बता दें गोदावरी नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है, जो इंपॉर्टेंट है, उसको हम बता दे रहे हैं। जिस तरह हो गया पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, ये सभी महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। और सभी को भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछ लिया गया है कि वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, वर्धा, इंद्रावती, ये सभी जो सहायक नदियां हैं किनकी है, तो ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। तो आप सभी क्वेश्चन को इससे रिलेटेड याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। और इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो गोदावरी नदी है। कहाँ से कहाँ तक मतलब जो बहती है, कितने किलोमीटर बहती है, कहाँ से निकलती है, कहाँ से गिरती है, इसकी सहायक नदी क्या है, वृहद गंगा किसे कहा जाता है, दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, हम सभी क्वेश्चन को बता दिए, पॉइंट में पॉइंट लिखा भी दिया। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में आपको बताना है कि एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने अन्य जो न्यायाधीश हैं वो हो सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर। ऑप्शन में आपको दिया है 28, 30, 25, 31। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिया है। आपको बताना है जो मेन मुख्य न्यायाधीश है उसके अलावा कितने अन्य जो न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो इसका आंसर बता दें ऑप्शन बी यानी कि 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा। तो टोटल 31 हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश को लगा के 31 हो जाएगा। वैसे अन्य पूछेगा तो 30 हो जाएगा, आप इसे याद रखिएगा। और 1986 के जो प्रावधान के अनुसार उस समय एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 25 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे उस समय 1986 के प्रावधान के अनुसार। लेकिन वर्तमान में 2009 में पुनः से क्या कर दिया, 25 से बढ़ाकर 30 कर दिया। तो 30 अन्य मुख्य न्यायाधीश, सॉरी फ्रेंड्स, 30 अन्य न्यायाधीश होंगे और एक मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो टोटल पूछेगा तो 31 और मुख्य न्यायाधीश को छोड़ के पूछेगा तो 30। आप इसे याद रखिएगा। और जो सुप्रीम कोर्ट है उच्चतम न्यायालय, इसका मुख्यालय कहाँ है पता है आप लोग को, नई दिल्ली में। और इसका वर्तमान में जो 48वें नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, एन.वी. रमन्ना। कौन है, एन.वी. रमन्ना। ये 48 नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, आप इसे याद रखिएगा। इससे पहले जो 47 नंबर के थे वो एस ए बोबड़े थे। कौन, एस ए बोबड़े 47 नंबर के थे और वर्तमान में 48 नंबर के कौन है, एन.वी. रमन्ना। आप इसे याद रखिएगा। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, उसे भी बता देते हैं। पहले 24 हाई कोर्ट थे, लेकिन वर्तमान में अभी प्रेजेंट में 25 हाई कोर्ट है। कितने, 25 हाई कोर्ट है। और जो 25वां हाई कोर्ट बना है वो कहाँ पे है उसका, तो वो आंध्र प्रदेश के अमरावती हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश के अमरावती हाई कोर्ट, ये 25वें नंबर के हाई कोर्ट बने हैं। तो वर्तमान में टोटल भारत में 25 हाई कोर्ट है, आप इसे याद रखिएगा। टोटल राज्य 28 है और केंद्र शासित प्रदेश 8 है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि कौन सा पठार अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच पड़ता है। तो बताना जो कौन सा पठार है वो जो अरावली और विंध्य पर्वत के बीच में पड़ता है। ऑप्शन आपको दिया छोटा नागपुर का पठार, तेलंगाना का पठार, दक्षिण का पठार, मालवा का पठार। ये 4 ऑप्शन आपको दिया है। तो इसका आंसर बता दे, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी मालवा का पठार। ये अरावली और विंध्य पर्वत के बीच में पड़ता है, बीच में स्थित है। अरावली और विंध्य के बीच में कौन सा पठार है, तो मालवा का पठार है। इसी मालवा के पठार पर कौन सी नदी बहती है, चंबल, बेतवा, जो काली, सिंध, पर्वती सब नदियां हैं, यही मालवा पठार पर बहती है। आप इसे याद रखिएगा। और ये अरावली तथा विंध्य पर्वत के बीच में पड़ता है। कौन सा पठार, तो मालवा का पठार। तो फ्रेंड्स आज का टॉप 10 क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है। चूंकि हम पहले बता दिए 10 क्वेश्चन लाएंगे, 10 क्वेश्चन को भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम इसको डिस्कशन करते हैं हर एक वीडियो में। आप लोग अगर नहीं विश्वास होता तो जाके देख लीजिए, हम 10 वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दिए। आज ये सेट नंबर 11 है, सेट नंबर 10 1 से लेकर 10 तक अपलोड कर दिया। आज ये सेट नंबर 11 है, इसमें भी 10 क्वेश्चन लेके आए। 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है कि तुजुक ए बाबरी, ये 10वां नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है, यानी कि बाबरनामा बोलिए या तुजुक ए बाबरी बोलिए, इसके लेखक कौन है आपको बताना है। बाबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, ये 4 ऑप्शन है। चारों मुगल वंश के शासक हैं। तो इसका आंसर बाबरी आ गया तो बाबर होगा। तो तुजुक ए बाबरी के लेखक बाबर। उसके बाद कौन आए थे, हुमायूंनामा, हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम। उसके बाद अकबर, अकबरनामा के लेखक अबुल फजल। उसके बाद जहांगीर, जहांगीर या तुजुक ए जहांगीर के लेखक जहांगीर।
उसके बाद शाहजहाँ, तो शाहजहाँ नामा के लेखक इनायत खां। उसके बाद औरंगजेब, आलमगीर, आलमगीर के लेखक मोहम्मद काजिम। ये सभी को हम करा भी दिए थे और एक बार देख भी लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये मुगल वंश से। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस इन तक था, आप सारे क्वेश्चन समझा दिए विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। फ्रेंड्स अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल कर दीजिए अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टेट के साथ।